जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आज मैं आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देखे थे कि 2019 में आर्टिकल 370 बहुत चर्चित बन गया था। आप लोग देखते हैं कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिबेट्स होती है तो अक्सर ये 370 अनुच्छेद के बारे में आ ही जाता है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 370 में क्या था। हालांकि ये तो अब भारतीय संविधान से निरस्त हो गया, हटा दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 क्या था, इसमें क्या प्रावधान था, इसको लेकर इतने डिबेट्स क्यों चले। भारत के सभी नागरिकों को जानना ये बहुत जरूरी है कि हम लोग का संविधान में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या आ रही है ना, कौन सी सरकार अच्छी कार्य कर रही है, कौन सी सरकार हमारे लिए बुरा कर रही है। तो ये तब तक हम लोग जान नहीं पाएंगे जब तक सरकार के कार्यों पे हम लोग ध्यान ना रखेंगे। तो देखते हैं कि बीजेपी की सरकार अनुच्छेद 370 को हटाया है, तो क्यों हटाया है। अगर हटाया तो ये भारतीय वासियों के लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 370 को जानने के लिए हमें 1947 की ओर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम कुछ डाटा लिख के रखें ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए, क्योंकि कश्मीर का हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। हम लोग जम्मू कश्मीर की ओर आते हैं और 1947 थोड़ा सा बैक चलेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, तब आपको समझना ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 1947 से पहले जो है हमारा देश क्या था, तो गुलाम था, है ना। किससे? तो ब्रिटिश से, सब जानते हैं। तो ब्रिटिश ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटिश सांसद ने एक अधिनियम पारित किया। कौन सा? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत भारत में जितने भी रियासत थे, देखा जाए तो उस समय जो है वो 565 रियासत थे। रियासत किसे कहते थे? तो राजा के शासन को रियासत कहा जाता था, ये ऐसे याद रखेंगे, समझे ना। तो उस समय जब आजाद हो रहा था, उस समय भारत में जो है वो 565 रियासत थे, रियासत है ना, 565 रियासत थे। तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो इस अधिनियम में कहा गया कि भारत अब स्वतंत्र होंगे और भारत का ये जो रियासतें हैं उसके पास अब 3 चॉइस होंगे। देखिए इस अधिनियम के तहत 2 देश बन रहा था, मतलब 2 देश आजाद हो रहा था, ऐसे कह सकते हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, है ना। तो इस अधिनियम के तहत ये 565 रियासत, पाकिस्तान और भारत मिला के जो है वो 565 रियासत थे। तो इन रियासतों को आदेश दिया गया, इन लोगों का 3 चॉइस दिया गया, है ना। क्या क्या चॉइस दिया गया? तो अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो भारत के साथ विलय हो जाइए, मतलब मिल जाइए। दूसरा चॉइस दिया इन लोग को, अगर आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ चले जाइए। और एक चॉइस और दिया कि यदि ये दोनों में अगर किसी में नहीं जाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रहिए। ये 3 चॉइस मिला था इस अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। सारे रियासत थे जो भारत के पक्ष में आए और बहुत सारे रियासत जो थे वो पाकिस्तान के पक्ष में गए, और बहुत सारे रियासत जो ऐसे भी थे तो वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब देखा जाए तो भारत में 565 रियासत, अगर ये 565 रियासत अगर अलग अलग रहना चाहते हैं तो उस समय 1947 में हम लोग का देश 565 टुकड़ा हो जाता और ये 565 देश बन जाता। अब ये बहुत सारे रियासत जो थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो इन रियासतों को एकत्रित करने के लिए, भारत में शामिल होने के लिए, मतलब इन रियासतों को एकीकरण करने के लिए एक समिति बनाई गई, और इस समिति का अध्यक्ष जो है वो पटेल को बनाया गया, क्योंकि पटेल इस समय पटेल जो थे वो थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति भी थे, इसके बात को लोग ज्यादा मानते भी थे। पटेल को बनाया और इसका साथ जो दिया वो बीपी मेनन दिया, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन दिया, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के रियासतों को एकीकरण करने में ये तीनों का भूमिका महत्वपूर्ण रही है, पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन का। भारत में जो है ये 565 रियासतों में से 549 रियासत जो है वो आराम से आ गए हैं, केवल समझा बुझा देने से क्या हो गए थे, तो शामिल हो गए थे। मामला फंसा 3 जगह। अभी 565 रियासतों में से कुल 552 रियासत को शामिल किया गया है।
अब यहां फंसा कितना था देखो, 549 जो थे वो अपने आप आ गए थे केवल समझा बुझा देने से। 3 रियासत फंस रहे थे, कौन कौन सा? तो एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जो था वही जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर। ये 3 मामला में जो है वो फंस रहे थे। ये 3 रियासत जो है वो भारत में शामिल होना ही नहीं चाह रहे थे। तो इन सब को पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने आदेश दिया कि आप लोग 15 अगस्त 1947 तक भारत के रियासतों के अंतर्गत आ जाइए, भारत में शामिल हो जाइए। लेकिन ये तीनों जो है वो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल हुआ ही नहीं। अब 15 अगस्त 1947 तक ये तीनों शामिल नहीं हुए, तो हम लोग ये दोनों को स्किप करेंगे। हम लोग के यहाँ जम्मू कश्मीर को ज्यादा देखना है, केवल हम यहाँ बता दे रहे हैं कि इसे कैसे शामिल किया गया था। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा शामिल किया गया था और जूनागढ़ को जो है वो जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया था। हम लोग जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का राजा जो था वो हिंदू हरि सिंह, है ना, और सेनापति इसका जो था वो राजेंद्र सिंह, और इसका मंत्री जो था वो मेहर चंद्र महाजन थे। ये आप याद रख लेंगे। अब जम्मू कश्मीर का राजा जो था वो हिंदू, लेकिन यहां की जनता जो थी लगभग 70% मुस्लिम थी। अब हरि सिंह चाहता था कि राजा का पद जो है वो रहले रहे, लेकिन अब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तो भारत के तरफ इसलिए नहीं मिलना चाह रहा था क्योंकि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश बन रहा था। तो इसका मतलब राजा का शासन हटना था। पाकिस्तान के साथ जाता तो हिंदू है इसलिए इसका पद हट जाता, भारत के साथ आता है तो भारत में लोकतांत्रिक हो रहा था तो भी इसका पद हट जा रहा था। तो ये सोचा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, समझे ना। अब थोड़ी सी आपको याद रखना है कि अंग्रेजों ने एक थोड़ी सी होशियारी किया था, और होशियारी का पाकिस्तान और भारत के लिए अच्छा काम ही किया था। अंग्रेजों ने जो है सेना को अपने अंडर में रखा था, मतलब सेना को जो है भले ही इसको अब स्वतंत्र होने की घोषणा दे दिया, लेकिन अभी भी अंग्रेज सब जो है वो जो सेना जो है वो अपने अंदर में रखा था। भारत का सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो लॉर्ड माउंटबेटन कर रहा था, और वही जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, समझे ना। तो आपको याद रखना है, और ये अच्छा भी किए थे क्योंकि अगर इन लोग को भारत के अंदर में सेना दे देती और पाकिस्तान के अंदर में सेना दे देती तो ये सब हो सके और उस समय तबाही होता और भी लड़ाई हो। तो अच्छी काम अंग्रेजों ने किए थे कि सेना जो है वो अपने अधीन रखे थे। इसका मतलब पाकिस्तान का भी सेना अंग्रेज के अधीन में है, मतलब अंग्रेज जब तक आदेश नहीं देगा लड़ाई नहीं कर सकता है, और भारत की भी सेना जो है वो अंग्रेज के अधीन था, मतलब अंग्रेज जब तक आदेश नहीं देगा तब तक ये सेना लड़ेगा नहीं। अब लॉर्ड माउंटबेटन थोड़ा इतना होशियार था, भारत के पक्ष में थोड़ा सा ज्यादा सोचता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हरि सिंह से मिलने गया और इसे बताया कि देखिए आप तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, रहिए, लेकिन मैं आपको एक फ्री एडवाइस देता हूं कि 2 दुश्मनी देशों के बीच में रहना ठीक नहीं होगा। इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है जाएगा, और जब भी ये दोनों के बीच युद्ध होगा तो उसके बीच में आप तबाही हो जाएंगे, है ना। इसीलिए मेरी राय माने तो आप दोनों में से किसी एक के साइड में हो जाइए, या तो पाकिस्तान में मिल जाइए या तो भारत में। लेकिन ज्यादा जो है वो जिद किया था कि भारत की ओर ही मिले, लेकिन हरि सिंह का कहना था कि हम नहीं मिलेंगे। तो ये समझा बुझा के आगे, ये बात कब की हो रही है? तो 15 अगस्त 1947 के बाद, है ना, 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि 15 अगस्त तक ये एक डेट दिया था कि 15 अगस्त तक सभी रियासत शामिल हो जाए जो शामिल होना है, लेकिन 549 ही शामिल हुए और 3 शामिल नहीं हुए थे। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों को हम लोग स्किप किए हैं, जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को समझाने गया कौन? लॉर्ड माउंटबेटन की आप शामिल हो जाइए, लेकिन हरि सिंह जो है वो बात को नहीं माना। एक कहावत है कि हिंदू को जो है वो पीछे बुद्धि होती है, और ये बुद्धि सही में पीछे में इसकी आएगी। अब क्या हुआ कि इस समय एक व्यक्ति शेख
शेख अब्दुल्ला एक पढ़े लिखे व्यक्ति था, एमएससी किया हुआ एक विद्यार्थी था। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति था, जम्मू कश्मीर का था। तो जम्मू कश्मीर में गया नौकरी के लिए, लेकिन हरी सिंह जो है इसे नौकरी नहीं देता है। किसे? तो शेख अब्दुल्ला को हरी सिंह नौकरी नहीं दिया। कहा जाता है कि हरी सिंह राजा था, हिंदू राजा था, तो ज्यादातर ऊंचे पदों में जो है वो हिंदू सबको ही नौकरी मिलता था। तो शेख अब्दुल्ला इसमें क्रोधित हो गए और इसने एक आंदोलन चलाया। कौन सी आंदोलन? तो हरी सिंह को कश्मीर छोड़ो आंदोलन। मतलब हरी सिंह को भगाना है, कहां से? तो कश्मीर छोड़ो, है ना, कश्मीर से भगाना है। ये किसने चलाया? तो शेख अब्दुल्ला। और धीरे धीरे बहुत जल्द ही शेख अब्दुल्ला फेमस हो गया और एक बहुत बड़ी जो है वो गुट बना लिया, ग्रुप बना लिया, और यह आंदोलन चला रहा था क्या कि हरी सिंह को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, है ना, हरी सिंह कश्मीर छोड़ो आंदोलन। तो ये चला रहा था। अब पाकिस्तान का जिन्ना जो देख लिया कि शेख अब्दुल्ला के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, तो शेख अब्दुल्ला को जो है वो जिन्ना जो है वो अपनी ओर खींचने का बहुत आकर्षित किया। लेकिन शेख अब्दुल्ला जो है उसका कहना यही था कि अगर हम आपके साथ मिलते हैं, आपसे थोड़ी बहुत हम बात करते हैं, तो लोगों के बीच में ये बात हो जाएगी कि आप जो है वो धर्म को लेकर चल रहे हैं, है ना। क्योंकि शेख अब्दुल्ला मुस्लिम था, अगर जिन्ना से मिल रहा था ये सोचता, यहाँ के लोग जो सोचते कि यहाँ धार्मिक चल रहा है ना। तो इसीलिए शेख अब्दुल्ला कहा कि हम किसी धर्म के पक्ष में नहीं है, हम कश्मीर को केवल आजाद कराना चाह रहे हैं। तो इस तरह से शेख अब्दुल्ला जो है वो मोहम्मद जिन्ना के साथ में मिलना नहीं चाहा। अब जिन्ना सोचता था, जिन्ना रात में सोता भी था तो कश्मीर दिखता था बेचारा को। तो अब ये सोचा कि कश्मीर को कैसे जीता जाए, तो इसने एक उपाय लगाया। देखिए, कश्मीर में एक फौज थी, एक सेना थी, समर्पित आजाद कश्मीर सेना। क्या नाम था? समर्पित आजाद कश्मीर सेना। कश्मीर सेना ये एक फौज थी, एक ग्रुप था। अब जिन्ना ने क्या किया कि समर्पित आजाद कश्मीर सेना को बहला फुसला की अपनी ओर कर लिया और अपना भी सेना इस ग्रुप में डाल दिया और आक्रमण करवा दिया। कहां पर ही? तो राजा हरी सिंह के राजधानी में, है ना, राजा हरी सिंह के राजधानी श्रीनगर पे जो है वो आक्रमण करवा दिया। और इस तरह से शुरुआती के कब ये आक्रमण करवाया था आपको याद रखना है, 20 अक्टूबर 1947। 20 अक्टूबर 1947 को जो है समर्पित आजाद कश्मीर सेना जो है वो आक्रमण कर दिए। कहां पर ही? तो हरी सिंह के क्षेत्र पे। और कुछ ही दिन में, 1-2 दिन के अंदर में ही ये पीओके के क्षेत्र तक पहुंच गए। सही है ना? कहां तक पहुंच गए? पीओके के क्षेत्र तक पहुंच गए। आप बाद में इसका नाम पीओके पढ़े, अभी सोचो कि पीओके तक पहुंच गए। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद तक इन लोग कवर कर लिए 1-2 दिन के अंदर में ही। अब इन लोग धीरे धीरे जो है वो श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे, श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। अब इसकी फौज देखकर इसकी सेनापति राजेंद्र सिंह ने बताया कि आप जो है वो भारत में जाके विलय कर लीजिए। लेकिन हरी सिंह सोचता था अरे ऐसा ऐसा सेना को हम देख लेंगे। लेकिन हरी सिंह को यह मालूम नहीं था कि हरी सिंह के जितने भी सेना है उसमें से लगभग जो है वो 80% सेना जो है वो मुस्लिम सेना थी। अगर कहीं धर्म का लालच देगा तो वो 80% फटाक से चेंज ना हो जाए और किसके तरफ आ जाए, तो समर्पित आजाद कश्मीर सेना की ओर। ये डर था राजेंद्र सिंह को कि कहीं ये लोग पलटी ना मार दे। लेकिन हरी सिंह को विश्वास था नहीं ये लोग पलटी नहीं मारेगा। अरे भैया ये हमेशा घूमल चलता है अपने सेना के साथ, इसको मालूम होगा ना कि उन लोग क्या बिहेव कैसा है, उन लोग क्या करता है। हरी सिंह को ये अटूट विश्वास था कि ऐसा नहीं होगा। अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे ये सेना सब जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे थे, कश्मीर की सॉरी श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। अब श्रीनगर और इसके क्षेत्र में एक और याद रखेंगे, उरी। उरी एक जगह का नाम है।
अब उरी से जो है उरी तक इन लोग पहुंच गए हैं, ये सेना सब जो है वो समर्पित आजाद सेना उरी तक पहुंच गए। अब उरी से कश्मीर जाना है इन लोग को, तो उरी से कश्मीर जाने के लिए एकमात्र एक पुल था, समझे ना, उसी पुल से पार होकर जो है वो श्रीनगर जाया जाता है। राजेंद्र सिंह जब देखा कि आजाद कश्मीर सेना की फौज जो है मुजफ्फराबाद से अब उरी तक पहुंच गया है, तो इस कंडीशन में राजेंद्र सिंह जो है वो हरि सिंह को भगा दिया श्रीनगर से, है ना, बोला कि आप यहां से चले जाइए, अपना जान बचाइए कम से कम। और इस तरह से राजेंद्र सिंह जो है ये यहीं पे रह गया। इस समय जब ये युद्ध चल रहा था, इस समय यहाँ बीपी मेनन भी मौजूद थे। बीपी मेनन भी आया था। बीपी मेनन एक बार समझाने के लिए आया था लेकिन माना नहीं, तो सोचा देख ही लेते हैं कि यहाँ कैसा युद्ध चलेगा। तो बीपी मेनन भी श्रीनगर में ही था, किसके साथ, तो राजेंद्र सिंह बोल रहे हैं, मंत्री मेहरचंद महाजन के साथ में था। अब यहां पर ही जो है अगर ये पुल को अगर पास कर जाते हैं तो डायरेक्ट श्रीनगर पे पहुंच जाएंगे। तो राजेंद्र सिंह ने एक उपाय लगाया कि इस पुल को जो है इसने क्या कर दिया, तो उड़ा दिया, तोड़वा दिया इस पुल को। तो इस पुल को जब ये तोड़वा दिया तो यहां जो उरी में आके फंसे गए हैं कौन, तो आजाद कश्मीर की सेना अब यहीं पे रह गए। लगभग 2 दिन इन लोग यहां पे रहे। अगर 2 दिन अगर उरी में अगर ये सब नहीं बिताते तो आज ये जो कश्मीर जो था वो पाकिस्तान का हो गया होता। तो अगर कश्मीर आज हम लोग का है तो इसके पीछे राजेंद्र सिंह का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। 2 दिन बाद इन लोग जो है रास्ता ढूंढ लिया श्रीनगर की ओर जाने के लिए, और इस तरह से श्रीनगर में क्रॉस करके ये सेना इतने खूंखार थे कि हिंदू के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों को भी गैंग रेप किया इन लोग। इसलिए कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मुस्लिम खास करके किसी का नहीं है, ना ही हिंदू का है ना मुस्लिम का है। ये कई घटना इसका साबित कर चुका है। आप लोग देखे होंगे कि सर्च लाइट ऑपरेशन जब चला था तो बांग्लादेशी के मुसलमानों पर इन लोग गैंग रेप किए थे। यहाँ देखो कश्मीर में हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों पर भी इन लोग गैंग रेप किया था। अब क्या हुआ कि जैसे अब देख लिया कि इसकी स्थिति खराब होने वाली है श्रीनगर की, और श्रीनगर के बाद पूरे कश्मीर की, तो मंत्री मेहरचंद महाजन और बीपी मेनन जो है वो भागता हुआ वहां से कहां पे आए, तो ये लोग दिल्ली आए, है ना, एक जीप था, उसी जीप में बैठकर जो है उसके बाद हवाई जहाज से आए थे इन लोग। तो दिल्ली आए, और दिल्ली में कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत का गवर्नर जनरल, इसी के अधीन में क्या है, सेना है। इसको बोलता है कि सेना दीजिए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन बोलता है कि हम सेना क्यों देंगे, जब जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है ये नहीं है, तो हम सेना उस पर क्यों देंगे, क्योंकि जानता था कि सेना देंगे तो इस सेना में भारत के साथ साथ ब्रिटिश के भी कुछ सेना थी ना, तो माराएगा तो ब्रिटिश भी तो माराए जाएंगे। तो इसीलिए ये सोचता था कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं है तो हम लोग सेना उस पर क्यों देंगे। तो इस तरह से लगभग 25 अक्टूबर 1947 को इन लोग राते रात भागते हुए आया दिल्ली, और लॉर्ड माउंटबेटन से एक विलय पत्र लेकर फिर यहां पर हरि सिंह पर जाके हस्ताक्षर करा के और फिर लाके 26 अक्टूबर 1947 को जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपते हैं, और उस पत्र का नाम था विलय पत्र। तो विलय पत्र में इस तरह से हस्ताक्षर किए कब, तो हरि सिंह 26 को, है ना, 26 अक्टूबर 1947 को, और फिर लाके इन लोग दिए लॉर्ड माउंटबेटन को, जिसके बाद अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन भारत के सेना को जम्मू कश्मीर की ओर भेजा, और इस तरह से फिर धीरे धीरे इन लोगों को रोकने की कोशिश किया जाने लगा। यह युद्ध लगभग जो है वो 1.25 साल के आसपास चला था। यह युद्ध का विराम जो है वो 31 दिसंबर
1948 में हुई थी। 47 में स्टार्ट हो रहा है ना, देख लो 20 अक्टूबर 1947 से स्टार्ट हुआ है और दिसंबर 1948 में लगभग की 13-14 महीना जो है ये युद्ध चली थी। अब इस युद्ध के दौरान जो है बहुत सारे पाकिस्तान के सेना भी मारे जाने लगे, बहुत सारे भारतीय सेना भी मारे जाने, लगभग इस युद्ध में भारत के 1100 सेना मारे गए थे, जबकि पाकिस्तान का जो है लगभग 4000 सेना मारे गए थे। जब नेहरू को लगने लगा कि ये मामला जो है वो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे और पेचीदा होते जा रहा है, तब नेहरू जो है यह मामला को जो है वो यूएनओ को दे दिया, संयुक्त राष्ट्र को दे दिया, है ना, यूनाइटेड नेशन जिसको नहीं समझ में आता, सिंपल सोचो कि कुछ देशों का एक ग्रुप है जो विश्व में युद्ध के शांति करवाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, इसका एक नियम कानून है, तो अलग एक टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र। तभी सोचो कि ये एक मामला है, एक कुछ देशों का ग्रुप है जो अन्य देशों के बीच में, 2 देशों के बीच या 3 देशों के बीच में जब युद्ध होता है तो युद्ध को अगर यूएनओ को दीजिएगा तो ये फिर अपना निर्णय लेंगे और आदेश करेंगे। तो नेहरू जो है यह मामला किसे दे दिया, तो यूएनओ को। यही अगर बात करें पटेल, तो पटेल बोल रहा था यूएनओ को मत दीजिए, यूएनओ को दीजिएगा तो ये फंस जाएगा और 1-2 महीना युद्ध चलबे करेगा, ये जो बचल खुचल जो पाकिस्तानी सेना है उसको मार कर देते हैं भगा, और ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो हम लोग का हो जाएगा। लेकिन नेहरू ने ऐसा किया नहीं, नेहरू जो है वो किसे दे दिया, तो यूएनओ को दे दिया। अब यूएनए ने जो है कब दिया ये, तो 31 दिसंबर 1947 को जो है वो अपना रिपोर्ट जो है यूएनए को दे दिया। और संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 6 के तहत अपना कंप्लेन दाखिल करवाया नेहरू ने, है ना। याद रखेंगे इस चीज को, यहां पर भी जिस तरह हम लोग का संविधान है उसी तरह यहां पर भी कुछ कुछ नियम कानून है यूएनए में, संयुक्त राष्ट्र में। तो संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 6 के तहत जो है वो नेहरू जी इस कंप्लेन को दाखिल करवाया। देखिए आपको यहां पर ही 2 हम बता दे रहे हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। देखिए यदि कोई व्यक्ति यूएनए के चैप्टर 6 के तहत अगर अपना कंप्लेन दाखिल करवाता है तो यूएनए जब रिपोर्ट देगा तो उस रिपोर्ट को अगर आप मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकते हैं, वो रिपोर्ट के प्रति आप बाध्य नहीं रहिएगा। लेकिन यदि आप कोई कंप्लेन चैप्टर 7 के तहत किए हैं और यूएनए उस पर अपना रिपोर्ट देता है तो उस रिपोर्ट को आपको मानना ही पड़ेगा। तो नेहरू ने किसके तहत ये कंप्लेन किया था, तो चैप्टर 6 के तहत। इससे पता चल गया कि अगर यूएनए ने जो रिपोर्ट देगा वो ये मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, इस पे इन लोग का कोई बाधा नहीं रहेगा। तो यूएनए ने अपना रिपोर्ट जो वो पेश किया कब, तो 21 अप्रैल 1948 को अपना रिपोर्ट जो है वो पेश किया। और उस रिपोर्ट में जो है वो 3 बातें लिखा गया, 3 बातें लिखा गया था और बोला था मानना है तो मानिए, क्योंकि ये तो केवल रिपोर्ट दे दिया, आपको मानना है कि नहीं मानना है ये आप पे डिपेंड है। तो यूएनए के रिपोर्ट में जो है वो 3 प्रकार के बातें कहा गया था। पहला जो था वो सीज फायर, जिसका अर्थ आप आसान भाषा समझ सकते हैं, संघर्ष की समाप्ति का आदेश, मतलब कि जो युद्ध चल रहा है उसको पहले आप रोक दीजिए। सीज फायर को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, सलार में देखिए कितने युद्ध होते रहता है, तो उस युद्ध को विराम करने के लिए सीज फायर किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ था ट्रूस एग्रीमेंट, मतलब कि युद्ध की समाप्ति का समझौता, मतलब अगर युद्ध आप समाप्त कर रहे हैं तो उसके बीच आप समझौता कीजिए। और एक आदर्श था। तब इसमें क्या क्या बातें थी, ये यूएनए ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया 21 अप्रैल 1948 को। बाद में ये भी युद्ध चल ही रहा था। दोनों देशों ने जो है वो 31 दिसंबर 1948 को जो है ये सीज फायर को एक्सेप्ट किया, मतलब अब युद्ध की समाप्ति को रोक दिया। तो याद रखिए ये युद्ध कब से कब चली है, तो 20 अक्टूबर 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1948 तक चली, लगभग 13-14 महीना जो है वो ये युद्ध चली थी। अब जब सीज फायर को इन लोग एक्सेप्ट कर लिया तो अब किसे एक्सेप्ट करना था, तो
ट्रूस एग्रीमेंट को, है ना। अब ट्रूस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, तो ट्रूस एग्रीमेंट के पहला 2 पॉइंट में पाकिस्तान के संबंध में लिखा हुआ था और तीसरा जो बात था वो भारत के संबंध में लिखा हुआ था। तो 2 संबंध पाकिस्तान के संबंध में था। अब पाकिस्तान के संबंध में क्या था, तो देखिए पाकिस्तान के संबंध में पहला में क्या था, तो आपको याद रखना है कि ये जो समर्पित आजाद कश्मीर फौज जो थी, कश्मीर सेना जो थी, इस सेना में पाकिस्तान की सेना शामिल है, पाकिस्तान का सेना शामिल है। और ये बात खुद यूएनए में जिन्ना ने ये कबूल किया था कि हाँ, समर्पित आजाद कश्मीर सेना में मेरी भी सेना जो है वो शामिल है। तो पहला आदेश दिया जी, ये सेना जो आपका कश्मीर आजाद कश्मीर सेना में जो शामिल है, उस सेना को पहले आप वापस बुलाइए। तो वापस बुलाने की बात कहा कि कश्मीर में नहीं रखना है, उसे वापस बुलाइए, ठीक है। दूसरा बात कहा गया था कि देखो कश्मीर के अंदर में बहुत सारा जो है वो आंदोलन चल रहे थे, कश्मीर में जो है वो बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। जिस तरह अभी बताए थे शेख अब्दुल्ला एक आंदोलन चला रहा था, कश्मीर छोड़ो आंदोलन, किसको, तो हरी सिंह को। तो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे छोटे मोटे, और उस आंदोलन में जो है वो पाकिस्तान के जनजाति सब शामिल थे, बहुत सारे पाकिस्तान के जनजाति शामिल थे। तो बोला कि उस जनजाति को भी वापस करो, जनजाति जो ये आंदोलन में शामिल है वो जनजाति सबको आप वापस बुला लीजिए। और तीसरा पॉइंट में था कि जब पहला और दूसरा पॉइंट का काम कर लेगा पाकिस्तान, तब यूएनए भारत को सूचना करेगा कि आप भी अब अपना सेना जो जम्मू कश्मीर में है उसे वापस बुला लीजिए, है ना। तो पहला 2 काम पाकिस्तान करेगा, अपना सेना आजाद कश्मीर सेना से अपना फौज बुला लेगा। दूसरा दूसरा जम्मू कश्मीर में आंदोलन चल रही है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के जनजाति लोग शामिल है, उस जनजाति लोगों को वापस बुलाएगा। तब यूएनए भारत सरकार मतलब नेहरू को आदेश देगा कि आप भी अपना सेना वापस बुला लीजिए। ऐसा बात हुआ था। और जब ये बात हो जाएगा तब तीसरा में बताया गया था कि जनमत संग्रह कराना है, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे कि भारत के साथ जाएंगे, समझे ना। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है इन दोनों काम में से कोई काम नहीं किया, ना ही अपना आजाद कश्मीर सेना से अपना फौज बुलाया, ना ही आंदोलन से अपनी जनजाति लोगों को बुलाया। और जब ये काम नहीं किया तो भारत भी ये काम नहीं किया, समझे ना। और ये काम नहीं किया और इसीलिए यहाँ जनमत संग्रह भी नहीं हुई। अब जब जनमत संग्रह नहीं हुई तो थोड़ी सी याद रखना कि ये जो 31 दिसंबर 1948 को जब इन लोग सीज फायर को एक्सेप्ट किया था, तो उस समय जहां जहां जिसकी जिसकी सेना थी उसी सेना के माध्यम से एक बॉर्डर बना दिया गया और उसी के LOC कहा गया, है ना, LOC कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। तो LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यही याद रखना है कि 31 दिसंबर 1948 को जब सीज फायर को अपनाया गया तो सीज फायर के दौरान जिसकी सेना जिस एरिया में थी उसी एरिया को एक लाइन बना दिया गया और उसी को उस समय के लिए फिलहाल के लिए बॉर्डर माना गया और उसी को बोला गया है LOC, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह से ये सब बातें जो है वो कुछ हुआ नहीं, है ना। अब इस तरह से जब ये सब बातें हुआ नहीं तो इस तरह से भारत के अंदर में 3/3 में से 2/3 क्षेत्र भारत के अंदर आ गया और 1/3 क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के अंदर में चला गया, जो हम लोग आज के डेट में POK के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये वाला POK, तो POK ये पूरा जम्मू कश्मीर के 1/3 भाग जो है पाकिस्तान का चला गया, क्योंकि ये तो कोई समझौता हुआ नहीं, तो जहां जहां था उसी के अकॉर्डिंग तो ये POK चला गया और 2/3 जो है वो भारत के अंदर में आ गया। तो ये आप यहां तक समझ में आ गया। अब धीरे धीरे अब हम लोग आर्टिकल 370 की ओर बढ़ते हैं।
अनुसार जो है यूएनए के रिपोर्ट के बाद जो है भारत में युद्ध की विराम हुई, लेकिन युद्ध के पश्चात जम्मू कश्मीर दो भाग में बट गया, एक पीओके और जो बाकी बचा वो जम्मू कश्मीर। पीओके से जो बाकी बचा क्षेत्र जो है वो भारत का हिस्सा हुआ विलय पत्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि राजा हरि सिंह विलय पत्र में साइन किया था और विलय पत्र में साइन किया मतलब वो अब भारत का हिस्सा था। अब भारत का हिस्सा है, इसका मतलब भारत का संविधान में का जम्मू कश्मीर का उल्लेख होना चाहिए, एक संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जून 1949 में एक बैठक रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हुए शेख अब्दुल्ला, बीपी मेनन और नेहरू जी। इन तीनों की बैठक के बाद भारतीय संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के 4 सदस्यों को ऐड कर दिया गया। मतलब जो भारत का संविधान जो बन रहा है, सभा जो थी वहां जम्मू कश्मीर के 4 लोगों को भी जोड़ दिया गया कि आप लोग भी देखिए कि क्या क्या संविधान में ऐड हो रही है, सारा आप संविधान देखिए, जिसमें आपको दिक्कत है तो आप उसमें बोलिए। तो इसमें से एक फेमस व्यक्ति जो शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीर में एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, इसे भी शामिल किया गया। और इस तरह से जम्मू कश्मीर का संवैधानिक दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 लागू हुआ, जो भाग 21 में था। भाग 21 जब पढ़ेंगे आप लोग पॉलिटी में, वहां देख लीजिएगा, ये 369 से 392 तक है। हमें उससे मतलब नहीं, हमें केवल 370 क्या था उसको देखना है। 370 का क्लोज 3 थे, क्लोज 1, 2 और 3, और क्लोज 1 के अंदर में उप क्लोज 4 थे, ABCD, हिंदी में क ख ग घ। अब क्लोज 1 में क्या बात था कि क्लोज 1 में कहा गया कि अनुच्छेद 238 जो भाग 7 का था, है ना, और भाग 7 में एक अनुच्छेद था जो अभी हट गया है ना, क्या था 238, और ये किस लिए था तो राज्य बी के लिए था। देखो, जब 1947 में रियासतों को एकत्रित किया गया तो रियासतों के अकॉर्डिंग जो है वो भारत में 4 राज्य बने थे, राज्य ए, बी, सी और डी, है ना। राज्य ए, बी और सी और डी थे। राज्य ए जो ब्रिटिश प्रोविंस था और राज्य बी जो भारत का देशी रियासत थे, तो देशी रियासत के संबंधित में था। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 238 का कोई भी उपबंध, मतलब कोई भी बात जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे कि अनुच्छेद 370 के क्लोज 1 के ए में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 238 का कोई भी उपबंध, मतलब कोई भी बात जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। हालांकि इस भाग को संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन के समय जो है 1956 में इसे हटा दिया गया है, याद रखेंगे। इसीलिए आप लोग संविधान जब पढ़ते होंगे तो भाग 7 को नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि भाग 7 को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में अनुच्छेद 238 को हटा दिया गया है, तो आपको याद रखना है। अगला बोला गया है बी में कि जम्मू कश्मीर से संबंधित भारतीय संसद को विधि बनाने की शक्ति, मतलब कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जो है भारतीय के सांसद जो वो कितनी विधि बना सकती है, किन किन विषयों में बना सकती है, उसी के बारे में चर्चा है। तो देखिए, जब हरि सिंह विलय पत्र में साइन किया था तो विलय पत्र में मुख्य रूप से ये 3 बातें लिखा हुआ था कि हम जो है भारतीय के नियंत्रण में ये 3 ही रहेंगे, एक प्रतिरक्षा मतलब सेना वगैरह, है ना, और उसके बाद विदेशी मामला, विदेशों से जो भी मामला होगा वो आप देख रेख कीजिए, उसके बाद संचार। तो ये 3 ही विषय पर जो है वो भारत क्या है तो जम्मू कश्मीर से संबंधित क्या कर सकती है तो शक्ति बना सकती है। और कभी भी अगर ऐसा मामला आ जाए कि लग रहा है कि ये तीनों के विषय में है कि नहीं है, ये कंफ्यूज है कि कुछ ऐसे विषय आ गया कि वो हम कह रहे हैं, वो भारतीय वाले कह रहे हैं कि प्रतिरक्षा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जम्मू कश्मीर के
जम्मू कश्मीर के विधानसभा से जो है वो परामर्श लेना पड़ेगा, है ना। विधान सभा से क्या करना पड़ेगा, तो परामर्श लेना पड़ेगा, यहां से इजाजत लेना पड़ेगा। ये बोल देगा हाँ प्रतिरक्षा का अंतर्गत है तो शक्ति बनाइए, अगर ये बोल देगा नहीं है तो नहीं बनाइए। तो ऐसा इस बात में लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर के संबंध में। सी में लिखा गया है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 ही जम्मू कश्मीर में केवल लागू होगा। आप लोग को मालूम होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है जी, भारत राज्यों का संघ है। तो ये बोल रहा है कि हम केवल आपका ग्रुप में शामिल हैं, केवल यही, बाकी चीजें हम आपको नहीं दे रहे हैं। दूसरा बोला है कि अनुच्छेद 370 लागू होगा, मतलब ये वाला बातें पूरा लागू होगा। 370 के क्लॉज 1 का डी कहता है कि यदि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, भारत का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अलावा अगर कुछ और अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते हैं तो ये राष्ट्रपति को जो है एक आदेश जारी करना पड़ेगा, और उस आदेश के द्वारा जो है वो क्या करेगा, तो जम्मू कश्मीर के सरकार से परामर्श लेना पड़ेगा, विचार लेना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा। अगर वो आदेश देगा तब राष्ट्रपति द्वारा वहां लगाया जा सकता है अन्य अनुच्छेद भी। अनुच्छेद 370 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा का गठन से पहले, मतलब यहां पर भी जम्मू कश्मीर में एक संविधान बनेगी, और उस संविधान बनाने के लिए हम लोग भी एक सभा बनाएंगे, लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग भी संविधान लिखेंगे। तो यही ये कब की बात हो रही है, तो 1949 की बातें हो रही है ना। तो 1949 में यही बातें हो रहा है, शेख अब्दुल्ला सब यही बात रख रहे हैं कि यदि जब तक हम लोग संविधान सभा का गठन नहीं हो जाए, और अगर उससे पहले अगर कुछ ऐसे स्थिति आ जाए जिससे आप शक्ति बना लीजिएगा, जैसे कि मान लेते फिर से आक्रमण वगैरह कर दे, और कुछ ऐसे शक्ति पर जो है वो आप विचार करें और वो जम्मू कश्मीर पर लागू कर दें, तो उस शक्ति पर जो है, उस विषय पर जो है हम लोग जब संविधान सभा गठन होगा तो संविधान सभा निश्चित करेगा कि ये शक्ति आप लोग को देंगे कि नहीं देंगे। तो यहाँ तो कहना यहाँ यही चाह रहा है ये वाला क्लोज कि जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का गठन से पहले यदि भारत सरकार कुछ विधि बनाता है जम्मू कश्मीर से संबंधित, तो वो विधि पर विचार करेगी कौन, तो संविधान सभा, जम्मू कश्मीर के संविधान सभा। अगर वो हाँ बोल देगा तो लागू रहेगा, ना बोल देगा तो वो हट जाएगा। ये बात क्लोज 2 में बोला गया। और सबसे अच्छी बात क्लोज 3 में बोला गया था कि 370 को कैसे समाप्त किया जा सकता है। ये बात रही गई थी, और इसी का फायदा उठाया अमित शाह और मोदी सरकार ने, और ये 370 को निरस्त किया। अब क्लोज 3 में लिखा गया है कि 370 को कैसे हटाएं। इसको हटाने के लिए क्या बोला है कि इसको हटाने के लिए 370 मतलब इसको हटाने के लिए भारत का राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा। क्या करेगा? आदेश जारी करेगा, और उस आदेश को सहमति देगा, है ना। उस आदेश को सहमति देगा कौन, तो जम्मू कश्मीर के कौन देंगे, तो संविधान सभा देंगे, संविधान सभा देंगे। तो ध्यान से समझे इस बात को। क्या बोल रखा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए भारत का राष्ट्रपति एक आदेश देगा, और उस आदेश को जो है वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इजाजत देगी। संविधान सभा इजाजत देगी, हाँ हटा दीजिए तो हटा देना है, समझे ना। अब हुआ क्या, तो ध्यान से समझेंगे। 1951 में जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का गठन हुआ, और ये भी 3, 4, 5 साल लग का समय लिया, बोला कि अच्छे से संविधान लिखना है भारत जैसा। तो इन लोग 26 नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हो गया, है ना। संविधान लागू हो गया कब, तो 26 नवंबर 1956 में। और 26 जनवरी 1957 में इन लोग संविधान सभा को भंग कर दिया। संविधान सभा को क्या कर दिया, तो भंग कर दिया। अब यहां लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा, और उस आदेश को
प्रमाणित कौन करेगा? तो संविधान सभा। अब अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ये नहीं था। जब 2019 में जब ये अनुच्छेद 370 हट रहा था तो उस समय जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं है, वो तो निरस्त हो गया। कब? तो 26 जनवरी 1957 में ही। तब इसके हटाने के लिए क्या करना होगा? तो इसके हटाने के लिए क्या किया गया? तो देखिए, संविधान सभा नहीं है लेकिन विधानसभा तो है, समझे ना? तो इस तरह से बीजेपी की सरकार जो है वो विधानसभा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी और ज्यादातर बीजेपी वहां पे जीते, और इस तरह से जम्मू कश्मीर के राज्यों में है ना बीजेपी के सदस्य के बहुमत बढ़ी और वहां से जो है वो आदेश को पारित कर दिया, और इस तरह से 2019 में जो है वो अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। संविधान में जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 लाया गया, और इस अधिनियम को जो है वो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, पहले राज्यसभा में पेश किया गया था ना, राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और ये उसी दिन पास कर दिया। अगला 6 अगस्त, देखो कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है। बहुमत सरकार रहने पे फटाफट पास होगा, बहुमत सरकार नहीं रहता तो बीजेपी वाला कर ही नहीं पाता। तो 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा से ये पारित हो गया, और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जो है इसको मंजूरी दे दिया। राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो है इस पर मंजूरी दे दिया, और इस तरह से ये एक अधिनियम बन गया, है ना, कानून बन गया, अधिनियम बन गया। जैसे ही हस्ताक्षर किया अधिनियम बन गया, और फाइनली जो है वो 31 दिसंबर 2019 को ये फाइनली जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, और इस तरह से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया, और जम्मू कश्मीर के 107 विधानसभा के सीट में से 25 सीट पीओके के लिए बचा के रखा गया है, पीओके के लिए। तो इसका मतलब आज नहीं तो कल पीओके भारत का हिस्सा होगा। 25 सीट विधानसभा के बचा के रखा गया। तो इस तरह से अनुच्छेद 370 के बारे में आज हम लोग पढ़ें। कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।